ओके, सो हम सेंटर ऑफ मास डिस्कस कर रहे थे। सेंटर ऑफ मास पे ऑलरेडी 3 लेक्चर्स हो गए थे हमारे। सो लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास में क्या डिस्कस किया? डिफरेंट वैरायटी ऑफ सेंटर ऑफ मासेस के बारे में हमने बात की कि बहुत सारे जो कंटिन्यूअस सिस्टम है उनके सेंटर ऑफ मास हमें याद रखने होते हैं, जैसे किसी आर्क का याद रखना है, और आर्क से रिलेटेड रिंग हमें हाफ रिंग याद रखना है। बेसिकली हाफ रिंग ज़्यादा यूज हो जाता है, और हाफ रिंग के बाद हाफ डिस्क, then half hemisphere, hollow hemisphere r/2, solid hemisphere 3r/8। तो ये कुछ चीजें हमें याद रखनी थी। कोन का भी हमें याद रखना है, हॉलो का h/3 पे एंड सॉलिड का h/4 पे। फिर हमने काम की बात सीखी थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपाउंड सिस्टम। देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपाउंड सिस्टम की अगर बात करें तो यार कंपाउंड सिस्टम पे मेन चीज तो ये है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे, सबको हटा के उनके सेंटर ऑफ मास पे रख दो लाइक दिस, और एज अ डिस्क्रीट सिस्टम सॉल्व कर दो जैसे हम डिस्क्रीट सॉल्व करते थे। सिर्फ प्रॉब्लम पता है क्या हो जाती है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, दे ये जो डेंसिटी है वो माइट बी डिफरेंट हो सकता है, या साइज डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा। तो ये रिलेशन थोड़ा सा याद रखना है कि डेंसिटी और साइज और इन सब चीजों से मास कैसे निकालते हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास निकालने में मास तो मेन है ही। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस किए। फिर हमने लास्ट एग्जांपल डिस्कस किया जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रह जाता है हमारे लिए, क्या? डिफरेंट डेंसिटी है तो फिर कैसे हमने टैकल किया उसको। तो ये था, हमें अगर मल्टीपल सिस्टम दिया हुआ है तो किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। सिस्टम कैसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही वैरायटी ऑफ सिस्टम्स हो सकती हैं। सपोज ऐसा एच बना दिया, तो अभी इस एच में तो देखो सिमेट्री दिख रहा है ना, पूरा सिमेट्री दिख रहा है कि ये एक्सिस भी सिमेट्री है, ये एक्सिस भी सिमेट्री है, तो अगर सब कुछ सेम है तो इसका सेंटर ही सेंटर ऑफ मास बन जाता है। तो मुझे लगता है कंपाउंड सिस्टम में किसी को कोई उतना डाउट होना नहीं चाहिए। अगर किसी को स्पेसिफिक डाउट है तो पूछ सकते हो। कंपाउंड सिस्टम में किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट आज हम स्टार्ट करेंगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ रेसिडुअल सिस्टम। ओके, और ये इंपॉर्टेंट रहता है, रेसिडुअल सिस्टम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से डील करेंगे आज। देखिए, रेसिडुअल सिस्टम का मतलब क्या है कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से डिस्क है, इट इज अ डिस्क ऑफ थिकनेस टी। सो लेट्स से ये डिस्क है, इसका थिकनेस कुछ टी है, और रेडियस वगैरह हम देख ही पा रहे हैं कि इसका कुछ लेट्स से आर रेडियस है। सो रेसिडुअल सिस्टम क्या होता है कि सपोज इस सिस्टम से हम कोई सा मास निकाल ले, एक कोई पर्टिकुलर ज्योमेट्री निकाल ले, लेट्स से रिंग है, और हमने इससे ये ज्योमेट्री निकाल लिया, तो ये जो रिमेनिंग बचेगा इसको बोलते हैं रेसिडुअल सिस्टम। समझ आया कि रेसिडुअल सिस्टम है क्या एग्जैक्टली? तो ये बन जाएगा रेसिडुअल सिस्टम। मतलब किसी सिस्टम से कुछ भी हमने निकाल लिया तो वो बन गया हमारा क्या? रेसिडुअल सिस्टम। ठीक है, तो मतलब प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ पर था, लेकिन बिकॉज इतना मास हट गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? यहाँ कहीं पर। क्लियर? किसी को इसमें कोई डाउट? अच्छा, अब यार इसे अप्रोच कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं? वो तो बड़ा सिंपल ही है, मतलब आइडिया इतना कुछ टफ नहीं है। कैसे? अगर हम पूरे को सॉल्व कर दें और माइनस ये छोटा वाला कर दें तो काम बन जाएगा ना? आइडिया समझ में आया सबको कि हमने पूरे का सेंटर ऑफ मास रखा और ये छोटा वाला, इसको माइनस कर दिया तो काम बन जाएगा। तो पूरे का सेंटर ऑफ मास ये है, अपना छोटे वाले का सेंटर ऑफ मास ये है, और अपन जो है माइनस कर देंगे तो काम बन जाएगा। क्लियर? तो चले शुरू कर लेते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, मास m1। ये क्या है? ये रेसिडुअल सिस्टम हमसे क्वेश्चन में पूछा है, बट लेट्स से ये इसका क्या है? इनिशियल सिस्टम है। ये क्या है? इसका इनिशियल वाला है। ठीक है, और ये क्या है? रिमूव्ड वाला है।
तो इनिशियल से हमने कुछ रिमूव किया तो हमारा क्या बन गया, रेसिडुअल सिस्टम बन गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इनिशियल का मास है m1 और इनिशियल का रिमूव्ड का मास है कुछ m2। अब प्रॉब्लम देखिएगा, प्रॉब्लम क्या होती है कि जो सेंटर ऑफ मास रखते हैं वो एक रेफरेंस में रखते हैं, ये थोड़े ना बोलेंगे कि ये भी सेंटर पे ये भी सेंटर पे, नहीं, इस सेंटर के रेफरेंस में ये कहां पर है। क्लियर? तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे, क्या कि ये है रिमूव्ड पार्ट, तो इसका मतलब ये किसका सेंटर ऑफ मास है, दिस इज अ सेंटर ऑफ मास ऑफ 1, और ये किसका सेंटर ऑफ मास है, 2 का। क्लियर? हम क्या बोलेंगे, यहां पर क्या रखा है, m1 रखा है और यहाँ पे क्या रखा है, m2 रखा है। अब हमें बस मेन सेंटर ऑफ मास ही तो सॉल्व करना है। समझ आया सबको? तो एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा इस बार, यार इस बार रिमूव करना है, उल्टा करना है हमें, तो ये हो जाएगा m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट किसी को इसमें? क्लियर? अच्छा, प्रॉब्लम हमें ये समझनी है यहाँ पर कि बिकॉज हम ये सिस्टम रिमूव कर रहे हैं, तो बेसिकली ये नेगेटिव पता है क्यों आया है, मैं यहाँ पर प्लस ही लिख देता हूँ। मैं ये बोलता हूँ कि मैं यहाँ से एक मास रिमूव कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं नेगेटिव किसे कर रहा हूँ, मास को नेगेटिव कर रहा हूँ ना। रिमूव्ड है इसलिए हमें क्या रखना पड़ेगा, नेगेटिव रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ बिकॉज इट इज रिमूव्ड, इसलिए m2 को कैसे रखना चाहिए, मैं नेगेटिव रखना चाहिए। तो m2 को हम रखेंगे क्या, नेगेटिव। ऐसा कॉन्सेप्ट कुछ नहीं कि नेगेटिव मास होता है क्या, नहीं, आई एम जस्ट राइटिंग दिस नेगेटिव बिकॉज m2 इज रिमूव्ड मास। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टेंशन लेना ही नहीं है, एक्स सेंटर ऑफ मास बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, क्या m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। किसी को कोई डाउट रेसिडुअल सिस्टम सॉल्व करने में? अच्छा, अब देखें, प्रॉब्लम ये है कि एग्जाम में मास देता ही नहीं है, एग्जाम में मास देता ही नहीं है। आप देखो जो भी कुछ आप सॉल्व कर रहे हो सबका मटेरियल एकदम सेम है, तो एग्जाम में हमें पता है क्वेश्चन किसके फॉर्मेट में देता है, देखें एग्जाम में हमें क्वेश्चन दिखता है बिकॉज मटेरियल फॉर ऑल इज सेम। तो मास कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी क्या होगा, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, एक और चीज, when thickness of both disk is same, or when, or let's say because itself, because the thickness of, because the thickness is same, थिकनेस सेम है, तो इसका मतलब मास को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू थिकनेस। तो क्या चीज चेंज नहीं होगी, थिकनेस दोनों की सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना। क्लियर? तो इसका मतलब मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऊपर भी आएगा डेंसिटी नीचे भी आएगा, डेंसिटी क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। यहाँ पर देखिए थिकनेस ऊपर भी आएगा थिकनेस नीचे भी आएगा, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब हम एक्स सेंटर ऑफ मास ऐसे भी कर सकते हैं, क्या a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2, और एक्स सेंटर ऑफ मास ऐसे भी निकाल सकते हैं v1 x1 माइनस v2 x2 अपॉन v1 माइनस v2। अब आप सोच रहे होंगे ये सारी वैल्यूज क्या है, मैं आपको लिख देता हूँ ये सारी चीजें क्या है। ए क्या है, यहाँ पर एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए क्या है, इनिशियल एरिया, इनिशियल एरिया, और A2 क्या है, पता है A2 कौन सा एरिया है, फाइनल एरिया,
नहीं, फाइनल एरिया नहीं है, देखो A2 क्या है, रिमूव एरिया। रिमूव्ड वाला एरिया है, क्योंकि फाइनल एरिया तो टफ होगा ना। हाँ, वो तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो दिस इज रिमूव्ड एरिया। अच्छा, अगर 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब लाइक स्फीयर वगैरह कुछ है, तो फिर हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो ये बन जाता है हमारा क्या, इनिशियल वॉल्यूम, और ये बन जाता है हमारा रिमूव्ड वॉल्यूम। तो मुझे लगता है इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड से इसमें कुछ है ही नहीं, बस सिर्फ सॉल्विंग आपको समझना है। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। डन एवरीवन, लेट्स सी। एग्जांपल वाइज सीखेंगे तुरंत, ठीक है, आराम से काम बन जाएगा। तो क्वेश्चन यही है, स्ट्रेट। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन सिंपल, फाइंड द सेंटर ऑफ मास of given system of given disk from the center of the disk। ओके, तो क्वेश्चन समझ आया कि ये डिस्क के सेंटर में से चाहिए, तो ये डिस्क की रेडियस कितनी है, r, और ये छोटे वाले डिस्क की रेडियस कितनी होगी, दिख रहा है कितनी हो जाएगी, r/2। r/2। हाँ, तो मुझे लगता है कि यार अभी देखो एकदम स्ट्रेट सा है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या करना है, लोकेशन अच्छे से बना लेनी है। टोटल मास हम कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, m1 रखेंगे। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली 0। 0। ठीक है, और यहाँ पर हम रखेंगे अपना m2। तो m2 के लिए x2 की वैल्यू क्या हो गई, r/2। r/2। ओके वेरी गुड, r/2। ये डिस्टेंस हो गई अपनी क्या, x2 की, ये, तो ये हो गई यार x2 r/2। तो बस यार अब टेंशन तो कुछ है नहीं। अब बताओ मास लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, मुझे पता है कि मैं मास को क्या लिख सकता हूँ, मास इज इक्वल टू लिखूंगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और बिकॉज ये डिस्क है तो वॉल्यूम भी जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस। थिकनेस। और थिकनेस। हाँ, और मुझे पता है कि डेंसिटी और थिकनेस तो दोनों बार सेम रहेंगी, ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगी, तो मैं इतनी मेहनत करूंगा ही नहीं एग्जाम में। मैं सीधे क्या लिखूंगा यार, सेंटर ऑफ मास, सीधे क्या, एरिया a1 x1। x1 माइनस a2 x2 ओवर a1 माइनस a2। ठीक है, अच्छा a1 मतलब क्या है, पूरा एरिया है यार, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डिस्टेंस क्या है, x1 क्या है, 0। 0, माइनस, अब देखो A2 जो है वो रिमूव्ड एरिया है, तो उसकी रेडियस तो πr²/4। हाँ, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर था, r/2 पर था। r/2। अच्छा, ये हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/2 का स्क्वायर, तो ये हो गया यार एरिया वाला, कोई टेंशन ही नहीं है। अब आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, ये हो गया क्या, 0 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 8r अपॉन, इसे सॉल्व करें, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4 आएगा। सो 3 πr² बाई 4, तो देख रहे हैं कैंसिल आउट हो जाएगा 4, और अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6। सो आंसर कितना आ जाएगा, -r/6। समझ आया सबको, माइनस से क्या पता चल रहा है, लेफ्ट साइड है वो। लेफ्ट साइड है, माइनस से फाइनल सेंटर ऑफ मास इज, फाइनल फाइनल सेंटर ऑफ मास इज लेफ्ट साइड ऑफ सेंटर ऑफ द डिस्क। कोई डाउट है यार किसी को इसमें, डाउट हो तो बता दो, रेसिडुअल सिस्टम समझ आया, पक्का। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, ये लोकेशन सही से नहीं लेता, अगर ये लोकेशन सही नहीं लोगे तो यार कोई हेल्प नहीं कर पाएगा आपको। समझ आया क्या, कोई डाउट हो तो बताओ, फिर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, ये वाला आप लोग को ट्राई करना है।
cavity of diameter r/2 is made at the edge of a solid sphere of radius r. Find its new सेंटर ऑफ मास। कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन समझ आया? अभी ये डिस्क नहीं है, क्या है ये? स्फीयर है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम कि दिख रहा है ना क्वेश्चन में रेडियस कितनी है, ये रेडियस r है और ये कितनी हो जाएगी, इसका मतलब r/4। गुड गुड, r/4, तो ये हो गई r/4। चले फास्ट सॉल्व करें, एवरीवन सॉल्व इट। क्या अच्छा, क्या गलती हो जाती है सारे स्टूडेंट से सेंटर ऑफ मास लिखने में? क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, m1 का सेंटर ऑफ मास, x1 की वैल्यू क्या है 0। अब ये बता दो भाई m2 कहां पर होगा, m2 की लोकेशन क्या होगी, x2। ये इंपॉर्टेंट है भाई, लोकेशन। वेरी गुड यार, 3r/4। हाँ ठीक है, सही है। तो ये क्या है, टोटल r है, ये टोटल r है और ये वाली लोकेशन कितनी है, r/4 है। तो r minus r/4 will give us the distance of this x2। तो ये कितना हो जाएगा, 3r/4। चलिए काम बन गया यार। अब कोई टेंशन नहीं है। सॉलिड स्फीयर है तो क्या यूज करना चाहिए, एरिया या वॉल्यूम? वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम। यस। तो v1 v2 अपॉन v1 माइनस v2। अब मतलब ठीक है, वो 4/3 पाई r ये सब तो कैंसिल आउट हो जाता है, हमें पता है। RC। यस, 4/3 पाई r/4 का क्यूब, ठीक है, इनटू डिस्टेंस कितनी हो गई, 3r/4 अपॉन वॉल्यूम माइनस करेंगे, 4/3 पाई r क्यूब माइनस 4/3 पाई r/4 का क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई तो सबसे कैंसिल आउट हो गया, कंसिडर कर रहे हैं हम कि ये सब कैंसिल आउट हो गया है, तो क्या आएगा, माइनस 4 का यहाँ पे क्यूब होने वाला है और नीचे भी 4 का क्यूब आने वाला है बेसिकली, तो वो कैंसिल आउट ही हो जाता है। या लेट से चले कर लेते हैं, ये आएगा r³/64 इंटू 3r/4 डिवाइड बाई, इसे सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस 1/64 बचेगा। क्लियर? ये r/4 के वजह से, तो ये कितना आ जाएगा, 63/64। कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आया ये? हाँ, तो 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे 63 रहेगा और हम 3 से कट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, 21। क्लियर? तो आंसर आ जाएगा -r/84। कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आया सबको? सिक्सटी फोर कट किया और बाकी हमने सॉल्व कर लिया। 3 से 23 कट होगा और सॉल्व। यार बताएं यार, ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ओके, गुड गुड, यस सर। वेरी गुड। अभी एक थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होता है, कई बार थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, ठीक है, नहीं इसमें टेक्निकल नहीं बनेगा, वो नेक्स्ट पार्ट में रहेगा जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अभी क्या है, सिर्फ हम ज्योमेट्रिकल सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मैटर नहीं करता कि मास हमें दिया है या नहीं दिया, ज्योमेट्रिकली हम निकाल सकते हैं। तो रिमूव सेक्शन आई गेस सबको समझ आएगा। अभी ऐसे भी आ जाते हैं कि डिस्क में से क्या निकाल दिया, ट्रायंगल, सॉरी सेक्टर, एक सेक्टर निकाल दिया, ये समझ गया। अगर ये ब्लू वाला पार्ट निकाल दिया, सेंटर ऑफ मास इधर पीछे कहीं शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें लिखना पड़ेगा यार लोकेशन। तो ब्लू वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है, इस लाइन पर, यहां पर, ये y वैल्यू लिखेंगे। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर है, इसका यहां पर है, तो पता चल जाएगा कि ये लाइन में पीछे कहां तक स्लिप होगा। बट एक प्रॉब्लम है, दिस इज नॉट अवर x,
इस सेंटर ऑफ मास को गौर करो, इसके पास x भी है और y भी है। समझ आया ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ये जो एक तो 0 है, बट ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास x भी होगा और y भी होगा। तो क्वेश्चन समझ आया कि किस तरीके से सेक्टर वगैरह पे भी बन सकता है। तो रिपीट करो। ओके देखें सिचुएशन क्या है। ये हुआ क्वेश्चन, अभी मैं सॉल्व करने की जरूरत नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि बिना मतलब लेंदी हो जाता है। आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये सेक्टर मैंने रिमूव कर दिया, ये ब्लू वाला पार्ट, ठीक है। अगर ये रिमूव किया तो मुझे करना क्या पड़ता है, एरिया तो निकाल ही लोगे ना, 1/4 है। प्रॉब्लम क्या आएगी कि एक का सेंटर ऑफ मास है, बट सेक्टर का कहाँ पर होता है, इसकी एक्सिस पर होता है ना, यहाँ पर y डिस्टेंस। बताए सेक्टर के लिए y का फॉर्मूला कोई याद है? 4r/2 4r/3 by theta 3 dot sin theta/2 4r/3 theta थीटा इंटू साइन थीटा/2। ये थीटा कितना है 90 यहाँ पर 90 डिग्री 90 डिग्री। तो वहां पे क्या रहता है थीटा/2, तो 90 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा sin 45 साइन 45 मतलब 1/√2। √2 ये वैल्यू हो जाएगी y की, बट ये याद रखना दिस इज एग्जैक्ट नॉट y। ये वाली लोकेशन है। हमें पता है एंगल 45 डिग्री है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसके कंपोनेंट कर लेने चाहिए। तो ये बनेगा क्या, x सेंटर ऑफ मास, और ये बनेगा y सेंटर। center कंपोनेंट करेंगे तो साइन 45 और cos 45 आएगा ना, मतलब √3 हट जाएगा। और ये थीटा क्या है, π/2। क्लियर? तो इस तरीके से हम जो है वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, एक्स सेंटर ऑफ मास की और वाई सेंटर ऑफ मास की। अब हम वापस से निकालेंगे अपना फाइनल एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास। तो वो इसी लोकेशन में यहां कहीं पर आएगा। ये बनेगी वाई की लोकेशन और ये बनेगी एक्स की लोकेशन। समझ आया? बेसिकली दोनों करने हैं आपको, एक्स सेंटर ऑफ मास अलग करना है और वाई सेंटर ऑफ मास अलग करना है। दो सॉल्व करने हैं बस, कोई टेंशन नहीं है, सिमिलर रहेगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री सिमिलर रहेगा। ओके तो ये पार्ट था हमारा सेंटर ऑफ मास डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को लेके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास अगर मूव होता है, ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाता है ये, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी सिस्टम में जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो सब तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, एफ नेट ऑफ इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस का नेट तो क्या होता है 0 होता है। तो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स ही रहेगा वो, क्या आपको देगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आइडिया ये है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन किसको प्रोवाइड कराता है, सेंटर ऑफ मास को। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कभी कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो F = ma जो लगाते हैं वो एक किसको मिलता है, पूरा किसको मिलता है, सेंटर ऑफ मास को। center of mass center of mass ओके अभी हमें पता है कि इफ अगर हम एफ नेट, एफ एक्सटर्नल फोर्स क्या कर दें, उसका नेट कर दें 0, तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो चेंज इन स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, constant कांस्टेंट। वेरी गुड, सो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? एंड इफ initially the center of mass is at rest, मतलब u center of mass क्या है 0, then finally it must be at rest. Clear?
मतलब क्या हुआ यार, बेसिक सी बात है जो हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए सॉल्व करते थे कि यार इस पे फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स मैं नहीं लगाऊं तो नहीं लगाऊंगा तो अगर ये मूव कर रहा है तो मूव होता रहेगा। सपोज 20 से मूव हो रहा है तो 20 से मूव होगा, अगर नहीं मूव हो रहा है तो क्या रहेगा, रेस्ट पर रहेगा। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट का काम कहाँ पर आता है, काम आता है कि अगर हमें चाहिए कि किसी रीजन के वजह से, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है इफ इन एनी सिस्टम there is displacement of some masses if there is displacement of some masses due to which center of mass changes। सोचो कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ मास आगे चले गए तो सेंटर ऑफ मास चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट एफ नेट क्या है, 0 है, तो क्या सेंटर ऑफ मास को चेंज होना चाहिए क्या, नहीं, देन देयर मस्ट बी movement of masses in opposite direction। क्लियर? मतलब क्या हुआ, देखें, मतलब ये हुआ, क्वेश्चन वाइज देखेंगे। सपोज देयर इज अ प्लेटफॉर्म kept on the ground and the ground is smooth। समझ गया, स्मूथ है तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, और a person is moving on it, so a person will walk over it। तो अगर ये पर्सन वॉक करेगा या मूव करेगा तो क्या होगा कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास बदल रहा है। कैसे? अभी प्लेटफॉर्म का सेंटर ऑफ मास कितना है, इधर पर, पर्सन का सेंटर ऑफ मास किधर है, इधर, दिस इज 1, और आई विल से दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 1, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ 2, जिसकी वजह से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर आएगा, यहां कहीं पर आएगा। ये समझ आया, ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या होगा, अगर ये पर्सन मूव करके दूसरी तरफ पहुंच जाए, अगर ये पर्सन मूव करके दूसरी तरफ पहुंच जाए तो सारी प्रॉब्लम हो गई ना। प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये पर्सन वॉक करके इधर पहुंच गया, नेट फोर्स तो क्या रहेगा, नेट फोर्स तो उस पर 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स सारे फ्रिक्शन वगैरह ही हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये देखो पहले यहां पर था, अभी पहुंच गया यहां पर, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर है, यहां पर, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, राइट साइड, यहाँ पर, राइट साइड पर, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम। So this must not happen। Clear? This must not happen, wrong। क्यों? सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम must be at rest। क्यों? Because initially it was at rest। तो क्या करेगा, क्या करें कि सेंटर ऑफ मास यहीं पर रहे, टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट द सेम पोजीशन। क्या होना चाहिए था, पर्सन तो यहां पर है, अगर हम ये रेड वाले को और पीछे ले जाएं तो काम बन जाएगा ना। क्लियर? तो फिर वो प्लेटफॉर्म फ्रिक्शनलेस होना पड़ेगा। हाँ, तो फ्रिक्शनलेस, इसीलिए तो स्मूथ लिखा है ना यहाँ पर, इसीलिए स्मूथ लिखा हुआ है कि वो प्लेटफॉर्म स्मूथ रहेगा। सो देन प्लेटफॉर्म मस्ट मूव बैक। इसका मतलब देखें, कुछ ऐसा सिनेरियो है इस तरीके से, सिचुएशन नंबर 1, मैं यहाँ पे सिचुएशंस बना रहा हूँ कि व्हाट विल बी द करेक्ट सिनेरियो। सिचुएशन नंबर 1, ये मास 1 है, ये m1,
ठीक है, ये M1 है, ये M2 है और ये इनका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, हमें चाहिए कि सेंटर ऑफ मास फाइनली यहीं पर रहे। ये क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो हमें पता है कि ये जो है M1 मूव कर चुका है, तो इसे मूव करके कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि प्लेटफॉर्म क्या आ जाए, पीछे आ जाए, और वो जो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो वापस से यहीं पर ही रहे। क्लियर, समझ आया ये सिनेरियो? कुछ ऐसा दिखेगा फाइनल फिगर, सो दैट सेंटर ऑफ मास इज नॉट शिफ्टेड। क्लियर, ये पॉइंट समझ में आया सबको कि इसका मतलब क्या होगा, प्लेटफॉर्म कुछ पीछे स्लिप हो जाएगा। तो इफ पर्सन इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड देन प्लेटफॉर्म मस्ट मूव बैकवर्ड। याद है ना यार, समझ आ गया सबको? तो लेट से प्लेटफॉर्म कितना मूव होगा, x। तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे कि जितना मास इनटू डिस्प्लेसमेंट आगे गया है उतना ही मास इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, पीछे। तो सॉल्विंग टेक्निक क्या होगी, इफ सम masses going forward then assume some masses going backward by a distance x, okay, and solve with respect to ground, and solve with respect to ground। क्या, सेम चीज, मास फॉरवर्ड कितना जा रहा है, लाइक फॉरवर्ड गोइंग mass into displacement is equal to backward going mass into the displacement। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, एक क्वेश्चन मैं अभी करवा के आपको समझाऊंगा तो और ज्यादा बेटर क्लियर आएगा। ये आइडिया समझ में आया कि नहीं, क्या करना है एग्जैक्टली कि कितना मास आगे जा रहा है कितना मास पीछे जा रहा है, सिर्फ वही आपको हैंडल करना है और एग्जाम्पल के थ्रू तुरंत समझ में आ जाएगा। बस करना क्या है, अगर एक मास आगे जा रहा है तो आपको एज्यूम करना है कि एक मास कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, और फिर ग्राउंड से देखना है कि कौन कितना आगे जा रहा है। कॉन्सेप्ट समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, फॉरवर्ड कितना गया देन एज्यूम कि बैकवर्ड कोई जाएगा, एंड नाउ सी फ्रॉम द ग्राउंड कि कौन कितना आगे गया है। ओके, सो इट्स बेटर टू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस क्वेश्चन आई गेस। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कुछ, सपोज ये M1 मास है और ये कुछ M2 है, ठीक, तो हमें पता है कि M1 goes to the other end if let's say person मान लेते हैं इसे, if M1 reaches to the other end। अब देखना वो जल्दी पहुंच जाएगा, क्यों, क्योंकि उसे नहीं पता है कि ये प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, वो तो बस देख रहा है कि वो इस एंड पर पहुंच गया। क्या रियल में वो यहां पहुंचा, नहीं, हम रियल में देखेंगे दैट प्लेटफॉर्म हैज मूव्ड बैकवर्ड। तो हमारी क्वेश्चन सॉल्विंग होगी ये, क्या, दैट प्लेटफॉर्म हैज मूव्ड बैकवर्ड बाय अ डिस्टेंस x। ठीक है, लेट्स से इट्स लेंथ इज l। तो वो पर्सन को तो अदर एंड पे आना है ना, वो पर्सन तो यहां पर आ जाएगा। ओके, सो लेट्स assume platform moved backward by x distance। ओके,
तो इसका मतलब पर्सन ने कितनी कवर की, देन पर्सन कवर्ड ओनली, क्या पूरी उसने एल डिस्टेंस कवर की क्या? नो सर। नहीं, L ग्राउंड से minus अगर हम X. देखें so it will be that person has covered only x minus l minus x, then person covered only l minus x distance with respect to ground। तो बस हमें सिर्फ क्या लिखना है सॉल्व करने के लिए, that m1 has moved l minus x distance while m2 has moved only x distance। समझ आ गया? then you can find how much the platform will move। आइडिया समझ आ गया यार सबको? क्लियर? तो यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहां से m1 l अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रहेगा, ऐसा कुछ स्ट्रेट याद मत करने लगना, सिर्फ ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नीचे वाले आंसर को नहीं बॉक्स कर रहा हूँ, इसे बॉक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। थॉट समझ आया? क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करना है, आपको बोलना है कि अगर कोई चीज आगे गई है तो आप बोलो कि प्लेटफॉर्म पीछे गया है, और फिर अच्छे से चेक करो कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की, देन फॉरवर्ड मूवमेंट इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन बैकवर्ड मूवमेंट इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट। चलो एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, तो और बेटर आइडिया आप लोग को समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कुछ ये है कि ये 20 kg है और ये 60 kg है, और लेट्स से इसका लेंथ जो है that is 2 meter। So if the person moved to the other end of platform, find the displacement of platform। clear? of प्लेटफॉर्म। समझ गए? क्या हमें ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, पर्सन आगे गया तो इसका मतलब प्लेटफॉर्म पीछे गया। समझ आया? ये प्लेटफॉर्म है, पर्सन आगे तक जाएगा लेकिन प्लेटफॉर्म भी एक्स पीछे चला गया अगर, तो रियल में पर्सन सिर्फ कितना ट्रेवल किया? ओके, तो देखें वो पर्सन कितना बैकवर्ड मोशन पे गया। तो एज्यूम करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो प्लेटफॉर्म एक्स चला गया तो रियल में पर्सन कितना गया, एल माइनस एक्स। तो हम कर सकते हैं कितना, 60 kg कितना ट्रेवल किया सिर्फ, एल मतलब 2 मीटर माइनस एक्स, जबकि 20 kg कितना मूव हुआ, एक्स डिस्टेंस। सो ये कितना हो गया, सॉल्व कर सकते हैं इसे ऐसे, 23 कितना आ गया, 6 माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स। सो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, 6। देन x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 मीटर। देख रहे हो? 1.5। गुड। तो 2 मीटर प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करने में 1.5 तो प्लेटफॉर्म ही पीछे चला गया, मतलब पर्सन ज्यादा मूव ही नहीं हुआ, वो सिर्फ कितना मूव हुआ, 0.5 मीटर ही रियल में। क्लियर? तो यार ये बताओ, ये थोड़ा समझ आया कि मोशन और सेंटर ऑफ मास में एग्जैक्टली करना क्या है? चले अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन देख लेते हैं। अच्छा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड वर्जन हो, आप अगर ये चीज याद रख रहे हो, क्या क्या लाइन बताई मैंने, कैसे अप्रोच करना है, कि एक सिस्टम को पीछे आगे लेके जाओ और बाकी सबको ऑब्जर्व करना है आपको। मैंने क्या बताया, किसी एक को एक्स ले जाओ कि सिस्टम ये आगे जा रहा है तो ये एक्स पीछे जाएगा, अब ऑब्जर्व करो, अब एक्स के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करो, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चले देख लेते हैं। सो लेट्स से 20 kg प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ कुछ मान लेते हैं, तो ये हमने 2 मीटर ली थी पहले, और ये 60 kg है, और ये लेट्स से 40 kg है। ठीक है, देन फाइंड द पोजीशन of platform, position नहीं, find the displacement of platform when both walk towards each other places। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 60 आगे आ गया, 40 पीछे चला गया। बताओ यार, सबसे पहला सबसे बेसिक पार्ट पहले तो मैं इनिशियल बना लूंगा। सबसे बेसिक चीज क्या है, कैसे क्वेश्चन को हमें टैकल करना है, ये वाले पहले तो इनिशियल कंडीशन बना लेनी है। इनिशियल नहीं बनी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये हमने बना ली इनिशियल कंडीशन। अब बताओ क्या करना है कि 60 kg को कहाँ जाना है सर या 60 को आगे जाना है, 40 तो बैलेंस हो जाएंगे। 40 की वजह से कहाँ जाएगा ये, पीछे, लेफ्ट। हाँ, Yes. और 60 की वजह से कहाँ जाएगा, इधर। राइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेट इफेक्ट किसका वाला ज्यादा दिखेगा, 60 वाले का। 60 वाले का। हाँ, अगर आपने गलत भी एज्यूम किया तो टेंशन नहीं है, एक्स का आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव। जो आपने बोला कि प्लेटफॉर्म फाइनल आगे चला गया तो आंसर एक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो आप समझ जाएंगे कि प्लेटफॉर्म कहाँ गया, पीछे। बट क्यों टेंशन लेनी है, सेकंड स्टेप क्या है, टू एज्यूम कि प्लेटफॉर्म कहाँ चला गया, पीछे। कोई डाउट किसी को इसमें, नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेन काम हमारा क्या है क्वेश्चन सॉल्विंग में, ये एज्यूम करना। अगर ये नहीं एज्यूम किया तो गड़बड़। अब 40 वाला कहाँ पहुंच गया है, इस एंड पे, और 60 वाला कहाँ पे पहुंच गया है, आगे वाले एंड पे। क्लियर, बस हमें क्या करना है भाई, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। क्या लिखना है, मास m इंटू एक्स फॉरवर्ड एंड m इंटू एक्स बैकवर्ड। अच्छा बताओ, अब आगे कौन जा रहा है सिस्टम में, आगे कौन जा रहा है, 60 वाला कितना आगे गया है बताओ, देखें अगर डिस्टेंस तो इतना। क्लियर, तो लेंथ कितनी है 2 मीटर, तो कितना आगे गया ये 2 माइनस एक्स। यार ये क्लियर है या नहीं सबको, पहले बताओ, ये सबको समझ आया, 60 वाला आगे गया। अच्छा, पीछे कौन कौन जा रहा है, प्लेटफॉर्म, 40 एंड प्लेटफॉर्म। तो यार जरा देखो 40 वाला कितना पीछे चला गया, इतना पूरा पीछे चला गया ना 40 वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 प्लस 40, एक्स। यस 2 प्लस एक्स गया, 2 प्लस x। और कौन गया पीछे, प्लेटफॉर्म भी गया, 20 kg गया कितना पीछे, तो ये फॉरवर्ड और ये टोटल बैकवर्ड। तो मुझे लगता है अभी अब सबको समझ आ गया क्वेश्चन। तो अभी पूरी क्वेश्चन को क्या 40 20 20 दिख रहा है, 20 से डिवाइड कर दिया तो कितना बचेगा 3। तो 3 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 2 प्लस एक्स। थोड़ा और सॉल्व किया तो 3 इंटू 2 6 माइनस 3x प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2x प्लस एक्स। सो ये कितना हो गया, इस तरफ आ जाएगा, ये इधर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 6x। तो x इज इक्वल टू कितना होगा 2/6 मतलब 1/3 मीटर। क्लियर सबको। अच्छा, हमारा x प्लस आया है तो ये नहीं बोल देना कि आगे चला गया है, नहीं, हमने एज्यूम ही पीछे किया है और सही आंसर आया है
तो दिस मच ऑफ बैकवर्ड। यार बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास कोई टेंशन की बात है क्या? पक्का? बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर सर ऑफ एक मास। बार फिर से स्पेल कीजिए। ओके, चले वापस चलते हैं इसमें, एकदम स्टार्ट से चलते हैं, फिर से शुरू से करते हैं। देखें यार, मैंने ये समझाया, यहाँ से शुरू करते हैं कि हमें जब पता है कि नेट फोर्स 0 लग रहा है कभी भी, तो अगर सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट पे है तो फाइनली भी रेस्ट पे रहेगा। ये लॉजिक है हमारा। तो हमने कहा कि अगर सिस्टम में कोई डिस्प्लेसमेंट आगे जा रहा है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? चेंज हो जाएगा। बट हमें पता है कि चेंज नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। ओके, अच्छा, मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन यहां से मैंने दिखाया आपको फील करके कि ये पर्सन था, अगर ये आगे चला गया यहाँ, तो देखो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी। पहले सिस्टम का सेंटर ऑफ मास था ये वाला, अब सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा ये? तो देखो ना, सिस्टम ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया? आगे चला गया ना। क्या आगे जाना चाहिए क्या? नहीं। तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम होगी कि सिस्टम पीछे चलेगा। सो दिस इज द करेक्ट सिनेरियो कि जब ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था तो क्या सिनेरियो हो गया? आगे गया तो ये प्लेटफॉर्म पीछे आ गया। तो लेट से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाय एज्यूमिंग समथिंग कि प्लेटफॉर्म कितना पीछे चला गया? x। अगर प्लेटफॉर्म x पीछे चला गया तो क्या इस पर्सन को पूरा ट्रेवल करना पड़ा क्या? नहीं। अगर हम ग्राउंड पे खड़े होके देखेंगे तो जब प्लेटफॉर्म ही पीछे चला गया तो पर्सन को तो सिर्फ इतना ट्रेवल करना पड़ा ना, ये डिस्टेंस, सिर्फ ये वाली डिस्टेंस। क्लियर? तो इसी को मैंने कंजर्वेशन से लिखा कि आपको करना क्या है, आपको एज्यूम करना है कि कोई तो मास है जो पीछे की तरफ जाएगा, और फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है कि रियल में कौन कितना पीछे आगे गया, और फिर क्या करना है, मास इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड वाला एंड मास इनटू डिस्प्लेसमेंट बैकवर्ड वाला। क्लियर? तो फिर मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू समझाया कि अगर ये पर्सन आगे जा रहा है तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन कि प्लेटफॉर्म चला गया पीछे x। तो अगर प्लेटफॉर्म पीछे चला गया तो इस पर्सन को तो सिर्फ इतना ही आगे आना पड़ा ना। कितना आगे आना पड़ा? सिर्फ, पहले ये इतना ट्रेवल कर रहा था, लेकिन अगर सोचो ये प्लेटफॉर्म ही पीछे x चला गया तो इसको अब कम ट्रेवल करना पड़ा ना ये। क्लियर है? यस हाँ। तो इसलिए क्या सिचुएशन हो गई कि वो पर्सन जो कि फॉरवर्ड गया वो रियल में सिर्फ 2 - x ही गया और प्लेटफॉर्म पीछे गया x। तो यही हमने कर दिया फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इस क्वेश्चन में जब दोनों ने स्विच किया प्लेस अपना, तब क्या हो गया यार? तो जब दोनों ने स्विच किया प्लेस तो हमें बोलना पड़ेगा कि प्लेटफॉर्म आगे या पीछे कहीं तो मूव हुआ। तो हमें पता है कि 60 वाला ज्यादा है, ये आगे जाएगा तो प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा। अब दोनों का इफेक्ट देखें। हमने बोला है कि टोटल में x पीछे गया प्लेटफॉर्म, तो अगर प्लेटफॉर्म पीछे x चला गया और इस पर्सन को अदर एंड पे जाना है यहाँ, तो रियल में इसे ज्यादा ट्रैवल ही नहीं करना पड़ा क्योंकि प्लेटफॉर्म पीछे चला गया, तो इसे सिर्फ इतना ही ट्रैवल करना पड़ा। बट 40 वाले को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ा, देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बस हमने कर दिया कि आगे की हाँ तरफ सर। गया और ये पीछे की तरफ दोनों लोग गए। ओके, ठीक है। इस पे बेस्ड अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम एग्जांपल्स थोड़े एक दो देख लेते हैं। ठीक है, चले एग्जांपल देख लेते हैं। और आपको बस अच्छे से समझना है मेन की फैक्टर क्या है, बताओ। अच्छा, मेन चीज क्या एज्यूम करना है सबसे पहले? एक्स। एक्स, कि कौन सा सिस्टम पीछे गया, तब तब काम बन जाएगा। ओके, गुड। ठीक है, तो ये सिनेरियो, लेट्स से ये एक सर्कुलर अपर्चर है और यहाँ पे एक बॉल है। तो लेट्स से इसका मास है m और इसका मास है 4m और ये सरफेस स्मूथ है।
और सपोज इसका रेडियस r और इसका रेडियस 4r. Find the displacement of wedge and the displacement of wedge of 4m wedge when ball leaves it. Ball just leaves it. Okay. क्वेश्चन समझ आया? चलिए सॉल्व करें, देखें. इट इज ऑल अबाउट कि आप फिगर कैसे बना रहे हो. आप समझ आ गया ना कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आराम से कर सकते हैं. थोड़ा सा लॉजिक है, ट्राई करें. ओके देख लेते हैं. आई गेस आइडिया क्लियर है. क्या करना है हमें कि ये प्लेटफॉर्म क्या हुआ है, थोड़ा पीछे चला गया है. आइडिया समझ में आया सबको? क्या बोलना पड़ेगा कि ये जो वेज है वो क्या हुआ है, थोड़ा सा पीछे चला गया. कितना? x डिस्टेंस. समझ आया सबको क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं? देखने में टफ लगता है भाई, ये क्वेश्चन देखने में टफ लगता है. अगर सही तरीके से समझ में आ गया तो टफ है क्या? अच्छा, अब जस्ट बॉल जब लीव कर रहा होगा तो बॉल कुछ ऐसे होगा. यहाँ पर लीव करना मतलब क्या होगा? जस्ट इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा ना. तो अब बताओ रियल में इसने कितना ट्रेवल कर लिया होगा? तो पहले था सेंटर ऑफ मास कहां पर? यहाँ पर. तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कितना ट्रेवल करने वाला था इसका एक्चुअल में? एक्चुअल में इसका सेंटर ऑफ मास कितना ट्रेवल? 3r. 3r. लेकिन x पीछे जाने की वजह से अब कितना ट्रेवल करेगा? 3r plus x. 3r प्लस एक्स. वाह, नहीं, 3r minus minus x. माइनस एक्स होगा ना यार. 3r ट्रेवल करता है यहाँ तक. रुको फिगर बना देते हैं यार. यहाँ तक अगर होता वो, ये था 3r. ठीक है, ये था 3r. ओके, तो अभी उतना 3r नहीं ट्रेवल करना पड़ेगा. अभी वो पीछे स्लिप कर गया. वो पहले था यहाँ पर, अभी वो x शिफ्ट कर गया. तो मुझे लगता है डायरेक्टली लिख देना बेटर रहेगा. आपको आइडिया आ गया है आई गेस कि m वाला मास आगे गया 3r कितना? minus 3r माइनस एक्स, और 4m वाला गया आगे x. तो m कैंसिल आउट. x. 3r minus x is 4x. So x will be how much? 3r by 4. 5. 3r by 5. क्लियर? अच्छा, कई बार क्या होता है कि बॉल का रेडियस नहीं देता है. बॉल का रेडियस नहीं देगा तो फिर हमें फिर क्या समझना पड़ेगा कि बॉल बहुत ही छोटा है. आप समझ रहे हैं? अगर इस क्वेश्चन में बॉल का रेडियस नहीं दिया तो इसका मतलब क्या कंसिडर करेंगे कि बॉल बहुत छोटा है. तो फिर इसका मतलब जितनी भी इसकी रेडियस है 4r है अगर, तो उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 4r. 4r minus x. ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये आ गया है, इसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं होगी. डन, यहाँ तक समझ आया? तो मुझे लगता है यार मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अच्छे से सबको समझ आ गया होगा. एक और क्वेश्चन दें क्या इस पे? ओके, देखें एक और सिंपलर सा क्वेश्चन. एक ऐसा सेटअप है
और हमें पता है कि अगर हम इसमें एक बॉल को छोड़ दें, बट ये सरफेस क्या था, स्मूथ था, ये सरफेस कैसा स्मूथ है, और लेट्स इसका मास है 4m, और इसकी रेडियस जो है वो भी है 4r, लेकिन एक छोटा सा कॉम्पैक्ट मास है, ये कॉम्पैक्ट नहीं, बड़ा सही रख लेते हैं, बेटर रहेगा। इसका रेडियस कितना है r, और इसका मास है m। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा, नीचे जाएगा और इस तरफ ऊपर तक जाएगा। क्लियर? तो जब ये अदर एंड पर पहुंच जाएगा तो ये जो वेज है वो कितना स्लिप हो जाएगा आपको बताना है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन बॉल रीचेस टू द अदर एंड। आई गेस इस बार तो मुझे लगता है आपको फिगर बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्या आप लोग बिना फिगर बनाए बता सकते हैं इस बार 4m को एग्जैक्टली कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? वैसे कितना ट्रेवल करना था एग्जैक्टली? क्या 8 आवर ट्रेवल करना था क्या? 7 hours. 7 hours. बेटा नहीं, मार्क 6 आउट। 6 hours. 6 hour. 6 आवर, 6 hour. 6 आवर ट्रेवल करना था उसको, तो ये था 6 आवर, उसे ट्रेवल करना था 6 आवर, बट अब वो कम करेगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ कि m को ट्रेवल करना था 6 आवर, बट अब वो करेगा 6 आवर माइनस x, और उतने में 4m कहाँ करेगा, x डिस्टेंस। तो ये फर्क होता है यार कि अगर आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको धीरे धीरे आइडिया याद हो जाता है कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6r/5। डन? क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका एक बहुत ही और अच्छा फिनोमेना बताता हूँ। अगर एक एग्जांपल है, वैसे इसमें ऐसा कुछ पूछने वाली बात नहीं है, बट लेट्स से ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, और ये रॉड लेट्स से स्मूथ सरफेस पे रखी है, स्मूथ है, और अगर ये स्मूथ है सरफेस, तो आपको पता है कि अगर ये गिरेगी रॉड तो ऐसे नहीं गिरेगी कि इस तरीके से गिर जाए। क्यों? स्मूथ है तो क्या होगा, नीचे वाला एंड स्लिप भी होगा ना। पीछे स्लिप करेगा। ओके ओके, तो ये जो एंड है ये क्या करेगा, स्लिप करेगा। तो कितना स्लिप करेगा कैसे निकाल सकते हैं, जब ये रॉड पूरी गिर जाएगी तब क्या होगा। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कितना ज्यादा स्लिप करेगी, हाउ मच द रॉड विल स्लिप। तो वैसा कुछ एग्जांपल नहीं, जस्ट ये कॉन्सेप्ट है, हाउ मच द रॉड विल स्लिप। तो बड़ा सिंपल सी बात है, क्या अभी सेंटर ऑफ मास ये है, क्या सेंटर ऑफ मास को कोई फोर्स मिल रहा है क्या हॉरिजॉन्टल में? नहीं, सेंटर ऑफ मास को क्या मिल रहा है, सिर्फ ग्रेविटी। क्लियर? तो इसका लॉजिक क्या है, बिकॉज ओनली फोर्स, और लेट्स से बिकॉज देयर इज नो फोर्स in horizontal direction for center of mass. Because there is no force in horizontal direction for center of mass. तो क्या वो horizontal में move करेगा क्या? So it No, will, sir. yes, it will not displace along horizontal. यही बात हम समझाना चाह रहे थे कि पहले था सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, अब कुछ भी हो जाए हॉरिजॉन्टल में तो नहीं जाने वाला है। तो पहले था सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट वर्टिकल आएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, बट हॉरिजॉन्टल में कहीं नहीं जाएगा। तो इसका मतलब रॉड किस तरीके से गिरेगी, L/2 इसका इस तरफ रहेगा। समझ आया? तो रॉड इस तरीके से गिरेगी कि ये रॉड है
और ये एंड इतना स्लिप होगा कि ये रॉड हमेशा अपना सेंटर ऑफ मास मेंटेन रखेगी। समझ आया रॉड कैसे गिरेगी? ये फिगर समझ आया? पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, फिर थोड़ा स्लिप हुआ, थोड़ा और स्लिप हुआ, थोड़ा और स्लिप हुआ, फाइनली रॉड ऐसे आएगी। समझ आया रीजन? तो ये कॉन्सेप्ट था, इसमें ऐसा कुछ नहीं है सॉल्विंग वाला, बट कॉन्सेप्ट समझ आया कि क्या हुआ। एनी इंटरमीडिएट स्टेट अगर मैं बना दूं, एनी इंटरमीडिएट स्टेट, तो एनी इंटरमीडिएट स्टेट विल आल्सो लुक लाइक दैट आफ्टर द थीटा डिप्रेशन सेंटर ऑफ मास को कहाँ आना चाहिए? यहीं रहना चाहिए। आया समझ में सबको? यार बताओ यार, कोई डाउट इसमें? L/2 वो स्लिप हुआ ना सर? हाँ L/2 स्लिप होगा ना। यस। हाँ ओके ठीक है। तो यहाँ तक हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। लास्ट पार्ट हमारा बचा है इसका, जो बात की हमने, क्या? वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम। अब डीसी पढ़ने में इसके क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको। मैं प्रैक्टिस शीट भी आज पोस्ट कर दूंगा और उसमें से भी हम सॉल्विंग स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग टू वेरिएबल मास सिस्टम, जितने लोग कनेक्टेड है मैं उनमें से पहले कुछ स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट कर लेता हूं। जैसे हैं हमारे आदित्य पाटिल, सॉरी आयुष पाटिल। आयुष पाटिल आप हैं आज कनेक्टेड? यस सर। ओके, आयुष पाटिल, समर्थ, समर्थ आप हैं आज? यस सर। ओके गुड समर्थ। एंड थर्ड पर्सन, लेट मी सी, शिव प्रसाद। ओके समर्थ, आपने सेंटर पे टेस्ट दिया था या फिर घर पे? सेंटर पे। ओके आपने सेंटर पे दिया था। आयुष आपने? सो वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब ये है कि अगर मैं सिंपल सी बात बताऊं, फोर्स, तो फोर्स डिफाइन था क्या? डीपी और डीटी से। ठीक, तो इसका मतलब फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डी पी मतलब क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, अभी तक हम क्या करते थे, हमें पता था कि मास कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या लिख देते थे? m इंटू डी वी बाई डी टी, और ये क्या बन गया हमारा? एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं जहां का मास क्या है? वेरिएबल है। तो इसका मतलब ये तो डिफरेंशिएशन अब गड़बड़ हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है। तो याद है, अगर दो वेरिएबल होते हैं, सपोज x इंटू वाई, और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करते हैं? पहले x को रखते हैं, y का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर y को रखते हैं, x का डिफरेंशिएशन करते हैं। याद है ये चीज? फॉर्मूला मल्टीप्लाई वाला। तो इसका मतलब क्या होगा? मास को रखेंगे और स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे, एंड स्पीड को रखेंगे और मास को डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास फोर्स के बेसिकली दो टाइप आ जाते हैं। क्या? एक तो ये हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फोर्स, और ये जो स्पेशल फोर्स होता है इसे बोलते हैं FTH। क्या? थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, ये क्या बन जाता है हमारा? थ्रस्ट फोर्स। और यही हमें पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये वाला फोर्स तो हमें पता है, m इंटू ए वाला फोर्स तो हमें पता है। हमें कौन सा फोर्स पढ़ना है? थ्रस्ट फोर्स। ठीक है, तो आप जब देखेंगे एक्चुअल में बुक्स में देखेंगे, तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिया रहता है। देखें, थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला रहता है FTH इज इक्वल टू माइनस वी ई, और EX लिखा होता है इंटू DM बाई DT। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करूंगा कि इस फॉर्मूले में माइनस क्यों होता है। ठीक है, देखें, तो इस फॉर्मूले में
माइनस क्या काम कर रहा होता है, माइनस ये बता रहा होता है फोर्स एक्ट्स opposite to the exhaust velocity force acts opposite to the exhaust velocity when there is change in mass। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर when mass changes और changes और let's say decreases। ठीक है, तो अगर आप इस फॉर्मूले में देखें तो यहां पर तो माइनस लगा नहीं है, तो ये इसलिए ये बताने के लिए कि अगर मैं dm by dt को क्या रख दूं, पॉजिटिव रख दूं। क्लियर? ठीक है, और एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं तो इसका पर्पस क्या है, मैं माइनस नहीं लगाता हूं, मैं तो डायरेक्टली इसी तरीके से ट्रीट करता हूं। रीजन क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये जो dm by dt है अगर बढ़ रहा है, मतलब मास बढ़ रहा है, तो dm by dt कैसा होगा, पॉजिटिव। तो v भी अपना पॉजिटिव है, तो फोर्स भी कैसा आता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आता है। क्लियर? तो इसका मतलब ये जो dm by dt इस फॉर्मूले में लेते हैं वो कैसा लेते हैं हमेशा, मॉड। मतलब dm by dt को कुछ भी हो हम पॉजिटिव ही कंसिडर कर लेते हैं। ओके, तब हम बोल सकते हैं कि हमेशा इवन मास डिक्रीज भी हो रहा है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द एग्जॉस्ट वेलोसिटी। तो देखें कि इसको किस तरीके से डील कर सकते हैं, हम दो तरीके से डील कर सकते हैं। नंबर वन, सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, एक सिस्टम, एक कंटेनर है जिसमें से क्या हो रहा है, लेट्स से इस कंटेनर में कुछ क्लोज पैक्ड वाटर है, ठीक है, या वाटर या कोई भी लिक्विड है, और ये पीछे की तरफ एग्जॉस्ट हो रहा है। ओके, सो ये लिक्विड हो रहा है पीछे की तरफ एग्जॉस्ट, सो ये हो रहा है इधर वी एग्जॉस्ट, पीछे की तरफ एग्जॉस्ट हो रहा है। तो अगर ये पीछे की तरफ एग्जॉस्ट हो रहा है तो इसको थ्रस्ट किस तरफ मिलेगा, आगे की तरफ। ठीक है, ये एक सिनेरियो हुआ। नंबर टू, अगर यहाँ पर एक वैगन टाइप है, ऐसा खाली सा है, और इस पे कहीं से हम ऐसा लिक्विड फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, लेट से हम इसमें ऐसा लिक्विड फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ पर क्या हो रहा है, मास यहाँ पर एग्जॉस्ट कर रहा है वी ई एक्स। सो बेसिकली फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है, मास सिस्टम से बाहर जा रहा है, और सेकेंड पार्ट में क्या हो रहा है, मास सिस्टम में आ रहा है। ओके, ये मास क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसमें सिस्टम का मास क्या है, एम, डिक्रीज हो रहा है, और इसमें एम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इसमें dm by dt क्या होगा, चेंज इन मास कैसा होगा, नेगेटिव होगा, लेस देन जीरो, और इसमें चेंज इन मास पॉजिटिव। तो ये बताओ इसमें थ्रस्ट फोर्स किस तरफ लगेगा, तो सिंपल सी बात है, अगर dm by dt पॉजिटिव है, क्लियर, और वेलोसिटी भी आगे लग रही है, तो इसमें थ्रस्ट फोर्स भी कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। तो ये सिर्फ बताने का पर्पस ये है कि आप ऐसा कॉमनली फील कर सकते हैं कि अगर मास बाहर की तरफ एग्जॉस्ट हो रहा है तो फोर्स अपोजिट लगेगा, और मास अगर आगे, मतलब मास एग्जॉस्ट नहीं हो रहा है, सिस्टम पे आ रहा है, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है। क्लियर? इसका यूज समझ में आया कि किस तरीके से फोर्स लगेगा। अच्छा, हाँ, Yes, sir. हमारा जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो सिंपल सा रॉकेट वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमें इसमें
यूज होता है। तो हमारे सिलेबस में जो यूज होता है वो रॉकेट प्रोपल्सन का क्वेश्चन है, तो हम सीख लेते हैं रॉकेट प्रोपल्सन। रॉकेट प्रोपल्सन मतलब रॉकेट में क्या होता है, बहुत ही अच्छी खास बात देखें कि अगर हम एक रॉकेट की बात करें तो उसका जो मास होता है, से रॉकेट है और इसका मास है कुछ m, ठीक है। तो ये जो m मास है ना, इसमें मोस्ट ऑफ द मास क्या होता है, फ्यूल ही होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू इसके फ्यूल को, गैसेस को क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं, VEX, एग्जॉस्ट वेलोसिटी। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में क्या मिलता है, थ्रस्ट फोर्स, और ये थ्रस्ट फोर्स ही इसको मूव कराने में काम आता है। बट ऐसा नहीं है, थ्रस्ट फोर्स है तो इसका ग्रेविटी नहीं चला जाएगा, ग्रेविटी तो लगेगा ही ना नीचे, mg तो लगेगा ही। क्लियर? अच्छा, यूजुअली ये जो dm/dt होता है, यहाँ पर ये dm/dt, यहाँ पर चीजें हमने थोड़ा सा लिखी नहीं है, वैल्यूज लिख लेते हैं कि ये कौन सी क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम बात करें कि VEX जो है इसको क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट वेलोसिटी with which the masses are coming out, और dm/dt it is the rate of this change of mass. So the rate of change of mass. क्लियर? समटाइम्स कुछ बुक्स में इसको लेमडा भी लिखता है, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, kg पर सेकेंड, मास किस रेट से कम हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो रॉकेट प्रोपल्सन में बात करें, रॉकेट की खास बात होती है कि m का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, फ्यूल होता है, ठीक है। तो लेट से m में इसका लेट से कुछ स्मॉल m प्लस m डैश, m क्या है इसका, टोटल मास। अच्छा, स्मॉल m क्या है, एक्चुअल मास आफ्टर फ्यूल इज बर्न्ड आउट, और m डैश क्या है, फ्यूल और मास ऑफ फ्यूल। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि बहुत मैटर करता है कि जब हमें इनिशियली लिफ्ट ऑफ करना है तो हमें कितना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको उसके फुल मास जितना फोर्स लगाना पड़ेगा ना। लेकिन एक बार जब सारा फ्यूल बर्नआउट हो जाता है तो उसका मास बहुत ही कम होता है, ये गारंटीड है। तो ये याद रखना है कि m डैश इज वेरी high compared to this, okay, or let's say I'll say m dash is high here than m। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो पहला पार्ट, अगर हमें रॉकेट को जस्ट लिफ्ट ऑफ कराना है, ओके, जस्ट लिफ्ट ऑफ, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ, तो हमें कितना फोर्स लगाना चाहिए, कितना फोर्स लगा दे तो जस्ट ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा, mg जितना ना, हमें थ्रस्ट फोर्स कितना लगा देना चाहिए, mg जितना, काम बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें थ्रस्ट फोर्स कितना लगाना चाहिए, mg जितना, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ। और थ्रस्ट फोर्स क्या होता है, V एग्जॉस्ट इनटू dm/dt।
तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है विद विच रेट, अगर हमारी एग्जॉस्ट स्पीड फिक्स है तो कितना ज्यादा फ्यूल हमें तुरंत बर्न करना पड़ेगा जस्ट टू लिफ्ट ऑफ। तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि कितना ज्यादा फ्यूल हमें बर्न करना पड़ेगा। क्लियर? यस। ओके, सेकेंड, टू एक्सेलरेट अपवर्ड। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि जस्ट लिफ्ट ऑफ से काम बन जाएगा। आप देखते हैं उसके बाद ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट होता है। तो इसका मतलब अगर एक्सेलरेट होगा तो एफ थ्रस्ट ऊपर लग रहा है माइनस एम जी अपोज कर रहा है, इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ आया कि ये रॉकेट है? यस, ये रॉकेट है और हमें इसे ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन देना है। तो ऊपर की तरफ लग रहा है थ्रस्ट फोर्स, नीचे लग रहा है mg, और हमें चाहिए ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन। तो हम इस तरीके से उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिर हमें कितना फ्यूल खर्च करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स mg प्लस ma जितना। समझ आया? ओके, थर्ड पार्ट, आफ्टर सम टाइम क्या होगा? आफ्टर सम टाइम टी, अच्छा कुछ टी टाइम बाद उसे एक्सेलरेशन भी काफी मिल गया होगा तो उसकी स्पीड भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर वो पूरा फ्यूल बर्न कर दे, अगर वो पूरा फ्यूल बर्न कर दे तो फिर मतलब कितना ये रहेगा, उसे कितनी स्पीड मिल जाएगी। तो लेट्स से अगर मैं बात करूं कि इसका इनिशियल मास है लेट्स से m, और फाइनल मास है स्मॉल m। ठीक है? अच्छा, मान लेते हैं कि इनिशियल स्पीड भी कुछ है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपको दे दे कि सोचो उसका मास 500 kg था, सो जब उसका मास 200 kg बचेगा तब स्पीड कितनी आ जाएगी। एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, बट क्वेश्चन ये भी बन सकता है ना कि पहले 500 था, अभी 200 पर उसकी स्पीड थी 50, बताओ जब 100 बचेगा तो स्पीड कितनी हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर हम 200 से 500 सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इनिशियल स्पीड भी कुछ लेनी पड़ेगी। अगर हम एकदम वेरी बिगिनिंग से सॉल्व करेंगे तो हमें फिर जरूरत नहीं है इनिशियल स्पीड की। तो फिर इसके जगह कैपिटल एम के जगह हम क्या ले लेते हैं? m1 और m2 से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। ठीक है कि आफ्टर टी टाइम स्पीड कैसे देखेंगे। सो लेट्स से इनिशियल स्पीड उसकी ले लेते हैं कुछ u एंड फाइनल स्पीड ले लेते हैं v। ओके, तो अभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्विंग रह जाएगा कि हमें स्पीड निकालना है, मतलब एक्सीलरेशन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं एफ थ्रस्ट माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या था? एम ए। अच्छा, एफ थ्रस्ट जो था वो एग्जॉस्ट वेलोसिटी, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ वी एग्जॉस्ट इंटू डी एम बाई डी टी माइनस एम जी इज इक्वल टू m इंटू ए को क्या लिखना चाहिए हमें? टाइम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, सो dv बाई dt। क्लियर? अच्छा, अब हमें क्या करना चाहिए? m को m के साथ रखना चाहिए तो इंटीग्रेशन बेटर रहेगा। तो हम क्या करें, ये दोनों से m को डिवाइड करा देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? v एग्जॉस्ट, ये तो फिक्स रहेगा, ये आ जाएगा dm बाय m। अच्छा, g को चाहिए तो लेफ्ट साइड पे ले जा सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। माइनस यहाँ पर सिर्फ क्या बचा? g इज इक्वल टू यहाँ पर बचा dv। ठीक है, सॉरी यहाँ पर अगर हम देखें m इंटू डी वी। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई। अच्छा, dt क्या होगा? dt का क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो ये वाला dt, ये dt कैंसिल, dt कहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा? यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाएगा dt। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, हमने m का डिवाइड किया और dt का मल्टीप्लाई किया। अब हमें इंटीग्रेट करना है। तो जब टाइम 0 था और t टाइम तक हम देखें तो टाइम 0 पर स्पीड क्या थी? u, फाइनली स्पीड क्या हो गई? v।
यहाँ पर क्या लिखना है, मास। पहले मास क्या था, m1, बाद में मास क्या हो गया, m2। ओके, अब इंटीग्रेशन है यार सिंपल, माइनस v एग्जॉस्ट वेलोसिटी इंटू 1/m का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln m। लिमिट रखनी है m1 से m2, ठीक है। माइनस g का होगा क्या, नहीं, dt का क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, v। और जब लिमिट रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस u। तो मतलब आधा काम बन गया, हमें v ही तो चाहिए था ना। सो v इज इक्वल टू क्या आ गया, u माइनस जी टी। तो आई गेस ये तो आप समझ गए, ग्रेविटी पे u माइनस जी टी होता ही है, याद आया, u माइनस जी टी तो रहेगा ही, प्लस एक्स्ट्रा इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्या, माइनस v एग्जॉस्ट ln, पहले रखेंगे क्या, m2 माइनस ln m1। अब ये बताओ ज्यादा कौन है, m2 ज्यादा है m1, M1 m1 ज्यादा है। M1 तो लॉग में तो वैल्यू पॉजिटिव कब आती है, जब 1 से ज्यादा होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर m1 माइनस m2 लाना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, v विल बी u माइनस जी टी। और बड़ी सोचने वाली बात है, इसके वजह से स्पीड अप ही हो रहा है ना रॉकेट की मैकेनिज्म की वजह से, तो ये आंसर प्लस ही आना चाहिए। v एग्जॉस्ट ln क्या आएगा, m1 ज्यादा होता है, मतलब m1 माई m2। और ये हमारे स्पीड का फॉर्मूला बन जाता है कि एक रॉकेट की स्पीड कैसे निकालते हैं। और इसमें मुझे लगता है सिंपल है। अगर मैं बात करूं इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस इनिशियल स्पीड लेट से क्या है, 0 है। तो इसका मतलब u भी 0 है, g भी 0 है। तो इसका मतलब स्पीड डायरेक्टली किन पे डिपेंड करेगी, थ्रस्टर पर। कितनी स्पीड मिलेगी, ये किस बात पे डिपेंड करेगी कि आप कितना एग्जॉस्ट कर रहे हैं, इनटू ln ये m1 बाई m2, मतलब मास कंजम्पशन कितना है आपका। समझ आया क्या सबको, हाँ सर। ओके। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट और रुक लेते हैं, एक एग्जांपल की प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा और आइडिया आएगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली मतलब है क्या, क्या पूछना चाह रहा है। बाय द वे बुक्स में सेम एग्जांपल रहेगा, मैंने बुक से पिक किया हुआ है। तो चाहिए तो बुक में से बाद में कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा कि अगर हम यहाँ पर डिस्कस कर ले तो अच्छा है, ठीक है। सपोज हम बात करते हैं रॉकेट ऑफ मास 500 kg is having 450 kg fuel. Clear? If its maximum exhaust speed is मतलब मैक्सिमम वो जो मटेरियल एग्जॉस्ट कर रहा है वो इज 2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको बाकी सारी चीजें फाइंड करनी है। सो देन फाइंड डैश, और हम आगे मैं क्वेश्चन वाइज आपको सॉल्व करता हूं कि क्या क्या लेट से फाइंड करना है। तो लेट से नंबर 1, द mass consumption or the rate of the mass consumption rate, the mass consumption rate just to lift off, मतलब जस्ट अगर उसे ऊपर उड़ना है तो कितना मास कंज्यूम करना पड़ेगा। तो आई गेस आपको क्लियर है, जस्ट टू लिफ्ट ऑफ क्या करना पड़ेगा, थ्रस्ट फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, mg जितना। तो बेसिकली v एग्जॉस्ट इनटू dm बाई dt कितना आना चाहिए, mg जितना। हाँ, तो रख देते हैं 2 किलोमीटर है, मतलब कितना हो गया 2000 मीटर पर सेकेंड। v एग्जॉस्ट मास कितना है 500 इंटू जी कितना है 10, जिस ग्रेविटी पर है। तो यहाँ से पता चल गया dm बाई dt कितना आएगा
2.5 0.5 ओके, तो इसका मतलब ये है कि उसे जस्ट टू लिफ्ट ऑफ 2.5 kg पर सेकेंड मास कंज्यूम करना पड़ेगा। समझ आया? नेक्स्ट है मास कंजम्पशन रेट टू एक्सेलरेट विद 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब उसे इतना फास्ट एक्सेलरेट करना है ऊपर की तरफ, तो मास कंजम्पशन रेट कितना होगा? तो हमें समझ आ गया यार, एफ थ्रस्ट माइनस एम जी अपोज करेगा और नेट हमें एम ए का एक्सेलरेशन चाहिए। तो समझ गए होगे, अगर हमें इतना एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होगा? एफ थ्रस्ट विल बी जी प्लस ए। तो ये क्या होगा? वी एग्जॉस्ट डी एम बाई डी टी। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ सारी चीजें। वी एग्जॉस्ट कितना है? 2000। डी एम बाई डी टी हमें फाइंड करना है। मास कितना है? इनिशियली जब हमें एक्सेलरेट करना है 500 था। हम लेट्स से कंज्यूम कर रहे हैं कि अभी टाइम कुछ नहीं लगा, ठीक है, क्योंकि टाइम लग जाएगा तो मास अभी कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकते हैं कि आफ्टर सम टाइम क्या सिचुएशन रहेगी। ओके, यहां तक ओके सबको? सो डीएम बाई डी टी कितना कंज्यूम करना पड़ेगा? 430 डिवाइडेड बाई 7.5 7.5 7.5 यस, दिस मच ऑफ मास हमें कंज्यूम करना पड़ेगा। लास्ट पार्ट थर्ड। सो लेट्स से सेकेंड पार्ट, मास कंजम्पशन हमें एक्सेलरेट करने के लिए चेक कर लिया। अगर हम बात करें इट्स स्पीड, इट्स फाइनल स्पीड when the whole fuel is used और बर्न। तो इसका मतलब इनिशियल मास कितना था? m1 500। क्लियर? इनिशियल मास कितना था m1? 500 kg। और फाइनली कितना बचा? 50 kg। 450 फ्यूल हट गया तो कितना बचा मास उसके पास? 50 kg। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि फाइनल स्पीड उसे कितनी मिली। तो चले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी प्लस दिस v एग्जॉस्ट इंटू एल एन m1 बाई m2। तो v इनिशियल स्पीड 0 माइनस g इज 10। अच्छा, एक चीज और, टाइम भी निकालना पड़ेगा। कितना टाइम लगा? आप समझ रहे हैं? हाँ, कि उसे कितना टाइम लगेगा कंज्यूम होने में। तो आपको फिर देगा उस केस में कि when the final if the final speed when the whole fuel is used at the rate, let's say given है, is used at the rate, और let's say lambda is equal to given है 10 kg per second। तो कितना टाइम लगेगा 10 kg per second के रेट से? 50 seconds 50 क्यों? 450 kg फ्यूल है ना। हाँ 45 सेकेंड। इसका मतलब अंडर ग्रेविटी वो 45 सेकेंड तक था। तो इतना अपोज कर देगी, कितना? 450 अपोज होगा ड्यू टू ग्रेविटी प्लस एग्जॉस्ट वेलोसिटी 2000 इनटू ln। ये कितना होगा? m1 कितना था? 500 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग कितना है? 50। तो ln 10 आ जाएगा। तो log 10 हमें पता है 1 होता है। ln 10 कितना होगा? ln 10 कितना होगा यार? बताया था ना ln 1 नहीं होगा रे, log 10 1 होता है। ln 10 को 2.303 कन्वर्ट 2.303 इनटू log 10। तो Yes, log sir. 10 अब 1 होगा। तो ln 10 की वैल्यू क्या आएगी? 2.3 2.303। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 2.3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2000 में, बाद में ये 450 हटा भी देंगे और अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देंगे। क्लियर? ओके, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन समझ आ गया। डीसी में 2-3 क्वेश्चन इस पे बेस्ड दिए हुए हैं,
तो आप लोग वो भी सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ओके ओके देन आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। ओके सर या सर रिवीजन टेस्ट के लिए क्या पोर्शन है? ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे जस्ट। ओके सर। या ओके बाय बाय एवरीवन। बाय थैंक यू सर, बाय सर। या बाय बाय।